स्टार्ट करें? यस सर। तो हम जीआईजीएल के अंदर चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट क्लास में जो हमने किया समझ आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गवर्नमेंट्स क्या होती हैं और हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है। क्लियर एवरीथिंग? यस सर। यस सर, क्लियर है। नाउ आज हम आर्टिकल 13 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बात करता है अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स कि क्या फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है, क्या वो चेंज हो सकते हैं। आर्टिकल 13 इस बारे में बात करता है। आर्टिकल 13 प्रोवाइड दैट, आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 13 प्रोवाइड दैट प्री पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विल बी इनवैलिड इफ द लॉ इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। कोई भी लॉ, एनी लॉ, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले हो, प्री कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद हो, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। प्री कॉन्स्टिट्यूशन, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या होगा? इनवैलिड होगा अगर वो क्या है? अगेंस्ट दी फंडामेंटल राइट। समझ आ गई? यस सर। एनी लॉ इफ इट इज प्री कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बना या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में बना, वो इनवैलिड माना जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हुआ। तो इट प्रोवाइड दैट स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे, अमेंड, अब्रीच द फंडामेंटल राइट। लॉ, ऐसा कोई भी लॉ नहीं बन, स्टेट ऐसा, गवर्नमेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगी जो क्या कर रहा है, जो फंडामेंटल राइट को चेंज कर रहा है, जो फंडामेंटल राइट की समराइज कर रहा है, जो फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर रहा है, निकाल रहा है। तो मतलब जो फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, कंसीडर ही नहीं कर रहा, जो फंडामेंटल राइट को ओवरराइड कर रहा है, तो भाई ऐसे लॉ जो होंगे वो इनवैलिड होंगे। एनी डाउट? नो सर। This issue came up before the Supreme Court as to whether a constitutional amendment by which a fundamental right is taken away or abridged is also a law within the meaning of Article 13. एक केस आया था गोलकनाथ, एक बहुत फेमस केस था गोलकनाथ का। क्या केस था? द कोर्ट इन द फेमस गोलकनाथ केस took the view that it includes such amendment and therefore even a constitutional amendment that would be void to the extent it take away or abridge any fundamental right। भाई गोलकनाथ का एक केस आया था जिसमें ये बोला गया था कि भाई कोई भी ऐसा लॉ जिसके आने से अगर फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या होता है, कोई चेंज होता है, फंडामेंटल राइट टेक अवे होता है, फंडामेंटल राइट अब्रीज होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लॉ में कोई भी अमेंडमेंट अगर आ रही है उसको वॉइड माना जाएगा, ये बोला गया है। समझ आ गई? तो अगर आप कोई भी ऐसा लॉ बना रहे हैं जिसकी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट क्या हो रहे हैं, अब्रीज हो रहे हैं, टेक अवे हो रहे हैं, मतलब उनको कंसीडर ही नहीं किया जा रहा, तो वो सारे लॉ वॉइड माने जाएंगे, इनवैलिड माने जाएंगे। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। एनी डाउट? नो सर। हाँ, नो सर। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। भाई आर्टिकल 13 में जो चीजें बोली गई हैं कि भाई कोई भी लॉ अगर बनाया गवर्नमेंट ने, अगर उनकी वजह से फंडामेंटल राइट को किसी भी तरह से इफेक्ट होता है तो भाई वो लॉ क्या होंगे, वॉइड माने जाएंगे। तो अगर इस तरह से, तो इसके लिए अलग अलग टाइम टू टाइम डॉक्ट्राइन बनाए गए हैं। हम कुछ डॉक्ट्राइन पढ़ेंगे, क्या होते हैं वो डॉक्ट्राइन, क्या है वो प्रिंसिपल्स, उनके बारे में बात करते हैं। पहला हमारे पास आता है डॉक्ट्राइन ऑफ severability। डॉक्ट्राइन ऑफ severability। डॉक्ट्राइन ऑफ severability क्या कहता है? डॉक्ट्राइन प्रोवाइड दैट ऑल द लॉ इन फोर्स इन इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी void इन सो फार दे आर इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेलेबिलिटी कहता है कि कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंड होने से पहले इंडिया में एप्लीकेबल थे, अगर वो किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के इनकंसिस्टेंट हैं, अगेंस्ट हैं, तो वो क्या होंगे? वॉइड होंगे। क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। किसी का कोई डाउट? गौरी, सौरभ? नो सर। ओके, आगे बढ़। क्लियर है। However, it is further provided that only that part of the law will be declared invalid which is inconsistent with the fundamental right, and the rest of the law will be valid. Court held that invalid part of the law shall be severed and declared invalid if really it is severable. Doctrine of severability ये कहता है, मान लो कोई लॉ था, पुराना कंपनी लॉ, मान लो कोई पुराना था, कमेंसमेंट आने से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, मान लो कोई पुराना कंपनी लॉ था, ये बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, उसके अंदर मान लो शेयर कैपिटल का एक चैप्टर था और वो चैप्टर जो है फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, मान लो, तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि पूरा लॉ, एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, पूरा लॉ वॉइड नहीं होगा, सिर्फ जो पार्ट, यानी शेयर कैपिटल वाला पार्ट जो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है, सिर्फ शेयर कैपिटल वाला पार्ट ही इनवैलिड माना जाएगा और इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। रेस्ट ऑफ वैलिड पार्ट हम कंसिडर करेंगे अगर वो सेवरेबल हो सकते हैं तो। क्लियर है? समझ आ गई? हम ये नहीं कहेंगे, यस सर, क्लियर है। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा कंपनी लॉ यहाँ पे इनवैलिड है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि भाई अगर कोई लॉ के अंदर कोई प्रोविजन ऐसा है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो सिर्फ हम उस प्रोविजन को ही इनवैलिड करार करेंगे, पूरे लॉ को इनवैलिड नहीं करेंगे। क्लियर है? डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी ये कहता है। यस सर, हाँ, क्लियर है। अब आता है हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। बड़े ध्यान से सुनना है एक चीज को। अब आता है हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। ये कौन सा डॉक्ट्राइन होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है? Through an existing law inconsistent with the fundamental right become inoperative from the date of commencement of the constitution, yet it is not dead altogether. ये कहना चाह रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, ये कहता है कि भाई अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशंस के कमेंसमेंट होने से पहले कोई लॉ था, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने से पहले कोई लॉ था, उस लॉ को इन ऑपरेटिव कर दिया जाएगा कि भाई अब से वो लॉ लागू नहीं रहेगा।
उसको हम void नहीं कहेंगे, उसको हम इनऑपरेटिव कर देंगे, उसको नॉन एप्लीकेबल कर देंगे। वैलिड तो वो रहेगा, वैलिड तो वो रहेगा, लेकिन नॉन एप्लीकेबल हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिव हो जाएगा। क्लियर है? डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स का पता चल गया कि भाई अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स के अंगेंस्ट था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटमेंट होने से पहले कोई भी ऐसा लॉ था जो बाद में पता चला कि हमारे फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है, तो उस लॉ को इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा जिस दिन से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमेंस हो रहा है। लेकिन इसको क्या नहीं करेंगे हम, इसको डेड नहीं कहेंगे, इसको वॉइड नहीं कहेंगे, इसको बस सिर्फ इनऑपरेट कर देंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. हाँ। लॉ मेड बिफोर द Yes, sir. Clear है. हाँ, लॉ मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन एक्लिप्स और डोरमेंट टू द extent it come under the shadow of fundamental right, that it is inconsistent with it, but the eclipse or dormant part become active and effective again if the prohibition brought about the fundamental right is removed by the amendment of constitution। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कोई भी आपका ऐसा लॉ था जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट होने से पहले था, और जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ हमें पाया गया कि ये फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट, तो उसको नॉन एप्लीकेबल कर दिया जाएगा, इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा, लेकिन उसको वॉइड नहीं किया जाएगा। लेकिन जब भी हमें लगा, जब भी गवर्नमेंट को ये लगा कि भाई ये फंडामेंटल राइट के अब शैडो के अंदर आ चुका है, शायद या तो कोई चेंज करके या कॉन्स्टिट्यूशन में ही कोई चेंज हुआ जिसकी वजह से वो लॉ अब इनकंसिस्टेंट नहीं रहा, तो उसको साथ के साथ फिर इफेक्टिव कर दिया जाएगा। क्लियर है? समझ आ गई? Clear है. भाई Yes, sir. हाँ, जब ये लगेगा कि इनकंसिस्टेंसी है, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स कहता है कि खत्म ना करो, रहने दो, क्या पता बाद में काम आ जाए, अभी चलो यूज नहीं हो रहा, क्या पता बाद में यूज हो जाए, कभी जरूरत पड़ी तो हम इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, नहीं तो हमें दोबारा से लॉ बनाना पड़ेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स ये कहता है, तो उसको डोरमेंट फॉर्म में रख दिया जाता है, उसको इनएप्लीकेबल कर दिया जाता है, लेकिन कभी भी जरूरत पड़ी तो उसको फिर इफेक्टिव कर दिया जाता है। क्लियर है? Yes, sir. Clear है. हाँ। थर्ड फंड डॉक्ट्राइन आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर ऑफ राइट्स। नाउ हमारे पास थर्ड आता है डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर ऑफ राइट। The doctrine of waiver of right is based on the premise that person is his best judge, and that he has the liberty to waive the enjoyment of such right has are comfort on him by the state. However, the person must have the knowledge of his right and what the waiver should be voluntary। ये कहना चाह रहा है कि पर्सन अपने आप का खुद बेटर जज होता है, हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ना, कि भाई अगर ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जिसको गवर्नमेंट क्या कर ले, रोक दे। भाई किसी की पर्सनल लिबर्टी को गवर्नमेंट रोक नहीं सकती, लोगों को, पर्सन को खुद पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर ये लगा रखी है, कोई भी प्रोहिबिशन लगा रखी है, ये क्यों लगा रखी है, क्या ये सही है या नहीं है। मतलब वेवर ऑफ राइट, आपके राइट को अगर गवर्नमेंट ने रोका है तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों रोका है, क्या कारण था, क्या वो रोक सकती है या नहीं रोक सकती। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर भी यही कहता है कि अपने जज हम खुद सबसे बेस्ट है, दूसरे को नहीं पता हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, दूसरे को नहीं पता, हमें ही अपना सबसे ज़्यादा पता है, हमें ही अपने बारे में सबसे ज़्यादा पता है। तो अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो हमें ये पता होना चाहिए हमारे साथ अगर कुछ हुआ है वो सही हुआ है, गलत हुआ है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, तो वो आपके ऊपर है। तो ये कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर ऑफ राइट्स। क्लियर है? Yes, sir. Yes. नाउ हमारे पास अब आता है फर्स्ट फंडामेंटल राइट, हमारा राइट टू इक्वालिटी।
आर्टिकल 14 से लेके 18 तक हमारा फर्स्ट राइट आता है। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, ये राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है? तो राइट टू इक्वालिटी दो तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें इक्वालिटी का राइट मिला हुआ है ना, वो दो तरह से मिला हुआ है। पहला कि लो, इक्वालिटी बिफोर लो, कानून के आगे, लो के आगे सब क्या है, कानून की नजरों में सब क्या है, इक्वल है, और कानून सबको क्या करेगा, इक्वली प्रोटेक्शन करेगा। क्लियर है? जो इक्वालिटी बिफोर लो है वो नेगेटिव Yes, sir. कंसेप्ट पे आता है। कैसे? एक्सप्रेशन इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ डिक्लेरेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इम्प्लाई thereby the absence of any specific privilege in favor of any individual। ये कहना चाह रहा है कि भाई इंडिया के अंदर लॉ की नजरों में सारे क्या हैं, इक्वल है। इंडियन टेरिटरी में जो भी लोग हैं वो सब क्या हैं, बिफोर द आइज ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल। क्लियर है? और जो इक्वल प्रोटेक्शन की बात मैं करूं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इम्प्लाई इक्वल ट्रीटमेंट इन द इक्वल सर्कमस्टेंसेस। भाई हर एक सिचुएशन में सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। इन अदर वर्ड, सेम लॉ शैल बी एप्लीकेबल टू इक्वल एंड शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू अनइक्वल। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो एक लॉ है, एक लॉ सबके साथ इक्वली क्या होगा, अप्लाई होगा। सबके साथ क्या होगा, अप्लाई होगा। In other words, right to equal treatment in the similar circumstances makes sense. Thus, if there is a reasonable basis for classification, the legislation would be entitled to treat different classes differently। मतलब ये कहना चाह रहा है, एक सिचुएशन के लिए, एक केस के लिए सबके साथ, अगर एक सिमिलर सिचुएशन में सबके साथ क्या होगा, इक्वली ट्रीटमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप पार्शलिटी कर रहे हो। अगर किसी ने मर्डर किया है तो मर्डर के रिगार्डिंग इक्वली सबके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा। समझ आ गई? कि भाई ऐसा नहीं है किसी को आप फेवर कर रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो, नहीं, इक्वली सबके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा। समझ आ गई? तो लॉ की नज़रों में क्या है, सब बराबर है। लॉ की नज़रों में सबको इक्वली प्रोटेक्शन मिलेगा। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. Clear. आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आगे, लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 forbid class legislation but does not forbid classification. Permissible classification must satisfy two conditions only। आर्टिकल 14 कहता है परमिजिबल क्लासिफिकेशन मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशन नेमली। हम ये जहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, ये वाली, कि भाई हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लोग में अलग अलग चीज़ों को क्लासिफाई कर सकते हैं, कि भाई अलग अलग लोगों को अलग अलग एरिया वाइज, अलग अलग जेंडर वाइज या अलग अलग ऑक्यूपेशन वाइज हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? It must be found on the intelligible differentia which distinguish the person. The difference must be relation to the object should be achieved by the statute in the question। भाई ये क्या आना चाह रहा है, जो ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इक्वल ट्रीटमेंट की, आप जो ट्रीटमेंट करोगे आप ये नहीं है कि अलग अलग, मतलब ये करोगे क्लासिफिकेशन के बेसिस पे करोगे। क्लासिफिकेशन के बेसिस पे वुमेन के साथ ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, चिल्ड्रन के साथ ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, ओबीसी बैकवर्ड क्लास के साथ ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, एससी एसटी के साथ ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लासिफाई कर रखा है। और इनके ऊपर जो लॉ लगता है, इस क्लास के लोगों के ऊपर इक्वली प्रोटेक्शन सबको दी जाएगी। ओबीसी के ऊपर कोई लॉ लगता है, उसको इक्वली प्रोटेक्शन दी जाएगी। वुमेन एंड चिल्ड्रन में लोगों को इक्वली प्रोटेक्शन दी जाएगी। क्लियर है? समझ आ गई? Yes, sir.
जी सर। क्लासिफिकेशन अगर करना है तो दो कंडीशन होती है। सबसे पहले तो होता है एक प्रॉपर, इट मस्ट बी फाउंडेड ऑन अ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया विच डिस्टिंग्विश पर्सन। द डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रैशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट शोड टू बी अचीव बाय द स्टेटमेंट। यहाँ पे तो एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, मतलब एक मेथड प्रॉपर होना चाहिए क्लासिफिकेशन करने का। और दूसरा, भाई जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, जो डिफरेंशिया आप लेके आ रहे हो, जो डिफरेंस आप लेके आ रहे हो, क्या वो लो के पर्पस को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जो क्लासिफिकेशन आप करोगे, आप जो ये क्लासिफिकेशन कर रहे हो लो का, कि लो को आप क्लासिफाई कर रहे हो, SC ST के लिए लो बना रहे हो, OBC के लिए लो बना रहे हो, वुमेन के लिए लो बना रहे हो, चिल्ड्रन के लिए लो बना रहे हो, लेबर के लिए लो बना रहे हो, अलग अलग चीजों के लिए लो बना रहे हो, तो वो लो जो बनता है वो अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन में भी फाउंड ऑन डिफरेंट बेसिस, नेमली ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, ऑक्यूपेशंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है। लो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफाई कर दिए जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अलग लो है, कंपनी सेक्रेटरी के लिए अलग लो है, मेडिकल के लिए अलग लो है, इंजीनियर के लिए अलग कोड ऑफ कंडक्ट है, ज्योग्राफिकल एरिया के लिए एरिया वाइज अलग अलग। सर ऑक्यूपेशन कैसे करेंगे? हाँ सर हाँ जी, एक ऑक्यूपेशन की बेस पे कैसे हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं? ये देखो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आपके कोड ऑफ कंडक्ट अलग बता रखे हैं कि कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेगा। कंपनी सेक्रेटरी एक्ट बना हुआ है आपके लिए, एक प्रॉपरली लॉ बना हुआ है आपके लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट बना हुआ है, मेडिकल के लिए मेडिकल लॉ बना हुआ है। ऑक्यूपेशनल अलग अलग चीजें बनी हुई। जो लेबर क्लास आ जाती है, लेबर के लिए लेबर लॉ बना हुआ है। एम्प्लॉयमेंट में जो आ जाते हैं उनके लिए अलग सैलरी वैलरी से अलग, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन से अलग एम्प्लॉयमेंट के लॉ बने हुए हैं। हर एक चीज का अलग लॉ प्रॉपरली क्लासिफाई करके बनाया जाता है, और जो भी उस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है उनके साथ इक्वली प्रोटेक्शन सबको मिलेगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। हाँ। किसी के लिए कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हुई, मान लो कोई बंदा है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस, वो किसी कैटेगरी में फॉल ही नहीं कर रहा। एक ही बंदा है, वो किसी कैटेगरी में फॉल ही नहीं कर रहा, तो उस एक बंदे को भी अलग क्लास में ट्रीट कर दिया जाएगा। कई बार क्या होता है, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होती हैं, कुछ स्पेशल चीजें होती हैं जिसमें एक अकेले बंदे की भी एक क्लास बना दी जाती है अलग से। कोई नया केस आया, न्यू केस, हमें पता चला कि भाई ये तो इसके लिए कुछ अलग होना चाहिए, और जो वो बंदा आया, जो फर्स्ट टाइम बंदा आया, उसके लिए एक अलग से कि भाई आगे से जो भी ऐसे बंदे होंगे तो वो इस कैटेगरी में आएंगे, इनके लिए अब ये लो बनेगा। क्लियर है? समझ आ गई? कई बार एक खाली एक बंदे को यस भी सर एक क्लियर। अलग क्लास दे दी जाती है। खाली एक बंदे को भी लो की नजरों में, अब क्या हुआ, गवर्नमेंट को दिखा कि भाई कोई एक केस आया, वैसा केस कभी आया ही नहीं, ना कोई एग्जिस्ट करता, वो कहीं भी, कई बार एक लो, कई बार निकल के आ जाते हैं कहीं ऐसे केसेस जो कहीं भी नहीं है, उनके लिए बेचारों के लिए कहीं भी कोई लो नहीं दे रखा, उनको कहीं भी रेगुलेट नहीं कर रखा, और वो अकेला बंदा है। यार मेरे लिए कोई, मैं किस क्लास में फॉल करूं, मुझे ये बताओ मैं किस क्लास में फॉल करूं, ना मैं इस क्लास में हूँ ना मैं उस क्लास में हूँ, तो मेरे लिए क्या है। तो गवर्नमेंट कई बार एक आदमी को देख के भी एक अलग केस, एक अलग क्लासिफिकेशन दे देती है कि आगे से इस क्लास का कोई भी होगा तो उसके रिगार्डिंग इस क्लास के बेसिस पे क्या होगा, लो लगेगा। क्लियर है? समझ आ गई? Yes, sir. जी सर क्लियर है। हाँ। क्लियर है। there is always a presumption in favor of constitutionality of enactment, and the burden is upon who attack it to show that there has been a clear non-compliance of the constitutional principle. ये कहना चाह रहा है कि कई बार कोई कहता है कि लो कंप्लाइंस नहीं हुआ,
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल कंप्लायंस नहीं हुआ। तो भाई कई बार क्या होता है, ये बर्डन जो जो ये कहता है कि भाई यहाँ पे नॉन कंप्लायंस है, यहाँ पे ये क्लियर नहीं हुआ, तो बर्डन प्रूफ करने का उस बंदे को ही दे दिया जाता है कि जिस बंदे ने ये बोला है कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस है, प्रूफ करके दिखाओ। तो यहाँ पे ये रहता है। तो आर्टिकल 14 ये कहता है कि भाई जो लॉ बना है वो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया जाता है, एरिया के बेसिस पे, ज्योग्राफी के बेसिस पे, क्लासेस के बेसिस पे, और उस क्लास में जितने भी लोग आते हैं सबके साथ इक्वली ट्रीटमेंट होगा। समझ आ गई मेरी बात? यस yes सर। sir, आर्टिकल 15 की बात करते हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि भाई राइट ऑफ इक्वालिटी में किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लॉ की नज़रों में सब बराबर है, किसी के साथ कोई भी इंडियन सिटीजन के साथ रिलीजन वैसे होता है, आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल प्रोहिबिट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी के भी साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ दैम, इनके बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा। आज भी खुलेआम कहने को तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हिंदू, सिख, मुस्लिम, इनके बेसिस पे सारा दिन मुद्दे, आज के टाइम पे मुद्दा यही रह गया है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है पूरा। बट आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको बिल्कुल मना करता है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कास्टिज्म देख लो कितना है, रेस के बेसिस पे तू काला है मैं गोरा हूँ, ये चीज़ें आर्टिकल बिल्कुल मना करता है इनको, लेकिन हो रही हैं तो वो अलग बात है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 lay down that no citizen shall be subject to any disability restriction condition। भाई किसी भी भारतीय सिटीजन को रोका नहीं जाएगा, मना नहीं किया जाएगा कहीं भी वो पब्लिक में किसी भी पब्लिक एंटरटेनमेंट, किसी भी होटल, किसी भी प्लेस, किसी भी पब्लिक रेस्टोरेंट, किसी भी शॉप में जाने से उसको रोका नहीं जाएगा, मना नहीं किया जाएगा। भाई किसी भी पब्लिक, बेचारे पुराने टाइम में अगर मैं बात करूं, जो ट्राइबल होते थे या एससी या एसटी जो इनसे बिलोंगिंग रखते थे, उनको उनके जो टैंक होते थे, उनके कुएं होते थे, उनके वेल होते थे, वो अलग होते थे, उनको पानी नहीं भरने दिया जाता था। मतलब ये उस टाइम की, पुराने टाइम की बात है। उन चीज़ों को कंसीडर किया गया, उनको पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं जाने दिया जाता था। अंग्रेज लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे, अंग्रेज लोग भी बोलते थे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए साफ साफ लिखा गया आर्टिकल के हमारे 15 क्लॉज 2 के अंदर, किसी को भी शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, वेल, किसी को भी कोई भी किसी कुएं को, किसी टैंक को, किसी बाथिंग घाट को, किसी रोड को, किसी प्लेस को, किसी पब्लिक रिजोर्ट को आराम से यूज कर सकता है, किसी को भी किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर है? yes sir, हाँ। बट जो हमें बोला Yes, गया, sir, clear. हाँ, बट जब हमें बोला गया कि भाई प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और 2 में जो हमें बोला गया, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन डाली गई। एक्सेप्शन, यहाँ पे एक्सेप्शन किन के लिए डाली गई? यहाँ पे एक्सेप्शन डाली गई वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, क्योंकि एक टाइम पे वो सोसाइटी में बिल्कुल ही नीचे के लेवल में घुसे हुए थे, उन्हें सोसाइटी का पार्ट माना ही नहीं जाता था एक टाइम पे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये लोग होते थे जो, इनको सोसाइटी का पार्ट नहीं माना जाता था। अगर आज से कितने साल पहले, अगर आज से 60-70 साल पहले की बात करें या उससे पहले की बात करें, 100 साल पहले की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था जोरदार। तो भाई इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि भाई वुमेन्स के राइट को, वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन में, चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग से बनाया गया, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग प्रोविजन बनाए गए, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग प्रोविजन बनाए गए, ताकि ये
समाज का हिस्सा बन सके, ताकि इनको प्रोटेक्शन मिले, इनको सोसाइटी से डिग्रेड ना किया जाए, इनको भी लाइफ एंजॉय करने का अधिकार है, ये भी एक सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि पहले इनको सोसाइटी का माना नहीं जाता था इनकी हिस्सा। तो इनको ना ही मंदिर में ना ही मस्जिद में नहीं कहीं नहीं जाने दिया जाता था, कहीं भी ना, मतलब ना पानी पीने दिया जाता था, ये अपना कहीं दूर कहीं। तो पुराने टाइम की बातें थी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें डाली गई। क्लियर है, समझ आ गई? जी जी सर। सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास आर्टिकल 60, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये कहना चाह रहा है कि भाई आर्टिकल 16 कहता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट की जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, गवर्नमेंट की जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आएंगी, अपॉर्चुनिटी आएगी, सबको इक्वली क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, सबके साथ इक्वली क्या होगा, अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन डाली गई, एक्सेप्शन डाली गई। एक्सेप्शन किन के लिए डाली गई? हमारे जो इंडिया है इसमें अलग अलग स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। कई बार क्या होता है, वैकेंसी निकली हुई है दिल्ली में, लेकिन कंडीशन आ जाती है कि जो दिल्ली का रेजिडेंट होगा, जिसके पास दिल्ली का डोमिसाइल होगा, जिसके पास मध्य प्रदेश का, अगर मध्य प्रदेश में जॉब निकली है, जिसके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल होगा, सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है, दूसरे स्टेट का अप्लाई नहीं कर सकता। ये वाली कंडीशन आप डाल सकते हो, इसमें कोई रुकावट नहीं है। स्टेट या यूनियन टेरिटरी अपने एरिया में कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है, तो ये कंडीशन डाल सकती है कि जो भी उस स्टेट का रेजिडेंट होगा वही अप्लाई कर सकता है, कोई और अप्लाई नहीं कर सकता। समझ आ गई? जी हाँ। दूसरा क्या है, आगे यस बढ़ते हैं। सर। उसके बाद एक और एक्सेप्शन डाली गई, भाई अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में ये बोल देते कि सब इक्वल है, बट वो इक्वालिटी नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे इक्वालिटी में SC ST बैकवर्ड क्लास कहीं भी नहीं आता था। उस इक्वालिटी में बैकवर्ड SC ST कहीं पे भी नहीं आते थे। तो इनके लिए अलग से रिजर्वेशन बनाया गया कि भाई इक्वालिटी में हम ये तो कहेंगे कि इक्वालिटी है, लेकिन हम जो समाज का सबसे पिछड़ा हुआ, जो समाज का लोग हिस्सा ही नहीं मानते, जिन SC ST को मानते ही नहीं थे, उनके लिए रिजर्वेशन बनाया गया कि भाई इनको हम अलग से रिजर्वेशन देंगे, ताकि ये भी अपने लिए आगे बढ़ पाए, इनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाए। दूसरा आप क्या कर सकते हो, अ लॉ शैल नॉट बी इनवैलिड इफ प्रोवाइड दैट इंक्यूमेंट ऑफ ऑफिस इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ रिलीजियस। मान लो कोई पब्लिक ऐसा रिलीजियस क्या है, अब जैसे क्या है, कोई पब्लिक ट्रस्ट है, बहुत बड़ा मंदिर है। अब मंदिर क्या है, मंदिर में सिर्फ जो रिलीजियस वहाँ का जो भी क्या है, जैसे पुजारी हो गया, जैसे मंदिर में पुजारी होता है, मस्जिद में हमारे वो होते हैं, मौलाना जी होते हैं जो भी, तो अब गुरुद्वारा में पाठी वगैरह होते हैं। तो जो जहाँ का रिलीजियस ट्रस्ट से जिसका जो कनेक्शन है वो उसी में अपॉइंट हो सकता है। ये भी रिजर्वेशन, ये भी एक्सेप्शन डाली गई। समझ आ गई? क्लियर है? यहाँ तक किसी का डाउट हो तो मुझे जी सर बताओ। क्लियर है। इसको हटाने के लिए कुछ ऑप्शन है क्या? हाँ, सर ये कभी हटेगा नहीं क्या ST OBC वाली एक्ट जो है? कौन सी? सर ये जो एक्ट है ना ST OBC ST भाई वाली ये नहीं हट जो सकता। हुआ। दिस इज द अभी तो कोई वो नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे सिचुएशन कुछ हो, लेकिन अगर ये सिचुएशन ना होती तो शायद आज के टाइम पे SC ST जो आज अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा लाइफस्टाइल ले पाए हैं, जो ये वर्ग है जो इतना आगे बढ़ पाया है, इतनी प्रोग्रेस हो पाई है, तो सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हो पाया है। और यही रीज़न है, पूरा वर्ल्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करता है, तभी, क्योंकि
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक एक पॉइंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला है, वो एक एक चीज, इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी हमारी जो गवर्नमेंट है क्यों इतना इजीली अच्छे से काम कर पाती है, क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा गणतंत्र। किसी भी उसमें देख लो, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में गवर्नमेंट चलती ही नहीं है, हर दिन गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ होता रहता है। भाई जिस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग है वहां पे गवर्नमेंट भी जबरदस्त चलती है। अदरवाइज अगर ये रिजर्वेशन सिस्टम ना होता तो आज भी नहीं उठ के आते लोग ऊपर। तो दिस इज द राइट, ये एक तरह से फंडामेंटल राइट है, इट इज अ फंडामेंटल राइट फॉर देम। वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है, वो उनको मिला हुआ है। समझ आ गई? क्लियर है? और जी सर। दूसरी चीज SC ST जो है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन, हमारी इंडिया के अंदर SC ST का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो इसमें किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं हो भी नहीं सकती, क्योंकि ये बड़ा ही ब्रीफली ड्राफ्ट किया हुआ है हर एक तरह से, और इसको सोच समझ के ही चलो। आज तो सिचुएशन कुछ है यार, जिस टाइम ये बनाया गया होगा, जिस टाइम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बना रहे होंगे, उन्होंने उस टाइम की सिचुएशन को ध्यान में रख के बनाया है। उस टाइम जो चीज़ें हुआ करती थी, भाई आगे आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशन किसी के साथ ना हो, हर कोई अपनी चीज़ें अपने हिसाब से कर पाए, हर किसी के साथ फ्रीडम हो। तो उन्होंने उस चीज़ को ध्यान में रख के ही इसको बनाया। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा संविधान वर्ल्ड का सबसे बेस्ट संविधानों में से एक है। एक एक चीज वेल ड्राफ्ट है इसकी। समझ आ गई? जी सर। Yes, sir. आगे बढ़े? यस आगे जी बढ़ते हैं। सर। Yes. अब आते हैं आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत। छुआछूत जो पहले हुआ करता था, जो इतनी एक बीमारी थी सोसाइटी के अंदर कि भाई किसी को छूने से हाथ गंदा हो गया, जैसे छोटी कास्ट बड़ी कास्ट ऐसे हुआ करता था, अपर लेवल लोअर लेवल, वो एक दूसरे को अगर टच कर लेते तो गंगा के पानी से जाके या किसी भी तरह से वो करते थे, वो छुआछूत करते थे। गवर्नमेंट ने बोला, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया कि अगर अनटचेबिलिटी के कोई भी पाया गया, किसी के साथ छुआछूत होते दिखा भी गया, किसी ने करते भी पकड़ा गया, उसको ऑफेंस माना जाएगा, क्राइम माना जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। इसमें क्या क्लियर है? आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ब्रिटिश राज के अंदर क्या हुआ करता था, टाइटल मिला करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे थे। वो समाज को ना अपर लेवल और लोअर लेवल में बांट रहे थे। वो बड़े बड़े लोगों को टैग दे देते थे, किसी को टैग दे दिया कुछ भी, किसी को सर का टैग दे दिया, किसी को सुपीरियर, किसी को बहादुर, राज बहादुर का दे दिया, मतलब ऐसे टैग मिलते थे पहले। ब्रिटिश राज में कुछ टैग मिलते थे, सर का टैग, राज बहादुर का टैग। तो इसमें बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन में, आगे से पहली बात तो किसी को भी जो ब्रिटिश टाइम में टैग मिला था, अब वो सारे टैग खत्म कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से इंफीरियर और सुपीरियर क्लास आती थी कि जिनको गवर्नमेंट, जिनको ब्रिटिशर ने टैग दे रखे थे, वो तो अपने आप को अपर क्लास के मानते थे, और वो फिर क्या करते थे, वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन ने उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया कि भाई सिर्फ कुछ ही टैग, जैसे आर्मी के टैग होते हैं, मेजर, कॉर्नल, लाइटेनेंट, कैप्टन, एकेडमिक के टैग होते हैं, डॉक्टर, ये टैग ही रहेंगे। उससे अलग कोई भी आप बेफालतू का टैग यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? ना ही यस सर, भारत का क्लियर है। कोई सिटीजन फॉरेन की गवर्नमेंट से कोई टैग लेके चलेगा। टैग को खत्म कर दिया गया, टाइटल को खत्म कर दिया गया।
ताकि लोगों में इक्वलिटी बनी रहे। क्लियर है? जी सर। एनी डाउट? यहां तक किसी का डाउट? नो सर, नो डाउट। अब आता है हमारे पास राइट टू फ्रीडम। अब आता है राइट टू फ्रीडम। अब ये कहना चाह रहा है कि आर्टिकल 90 जो हमें देता है, 6 तरह की फ्रीडम हमें मिली हुई है। हमारे पास बोलने का, अपने ओपिनियन रखने का फ्रीडम है, पूरा फ्रीडम है। वी कैन स्पीक इन द फ्रीडम, वी कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीडम। तभी तो आज सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी कैसे भी बोल देता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रीडम है। हम कहीं पे भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, लोग पीसफुली कहीं पे भी गैदर होके कोई भी कर सकते हैं, बस उसके पास आर्म्स नहीं होने चाहिए, हथियार नहीं होने चाहिए। बिना हथियार के हम कहीं भी पीसफुल असेंबल्स हो सकते हैं। हम कोई भी एसोसिएट या यूनियन बना सकते हैं। हम भारत में फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं। हम इंडिया के किसी भी पार्ट के अंदर सेटल्ड हो सकते हैं। आज हम दिल्ली में हैं तो कल हम मुंबई में भी शिफ्ट हो सकते हैं। हम कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। हमारे ऊपर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। क्लियर है? बट जो ये फ्रीडम हमें मिली हुई है ना, ये Yes, sir. फ्रीडम हमें मिली हुई है, गवर्नमेंट ने ये फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्रीडम जो हमें मिली है, ये पूरी तरह से 100% नहीं मिली हुई, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन मिली हुई है। इन फ्रीडम पे गवर्नमेंट ने लॉ बना के रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। अब यार, आपको बोलने का अधिकार है, आप ये तो नहीं कि किसी को गाली देना शुरू कर दो, ऐसा तो नहीं है। आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आप बेफालतू में किसी को गाली देना शुरू कर दो, ऐसा कर सकते हो? आप अब्यूज कर रहे हो आप किसी को। आप कहीं पे No, sir. ऐसे असेंबल हो रहे हो, पीसफुल असेंबल हो रहे हो, लेकिन इकट्ठा होके आप वहां पे तोड़ फोड़ करना शुरू कर दो। आप कोई एसोसिएशन बना रहे हो, लेकिन आप कोई क्रिमिनल पर्पज से एसोसिएशन बना रहे हो। आप ऐसे ही बिना पर्पज के इधर उधर घूम रहे हो, कोई पर्पज ही नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारा देश की जो नेशनल पीस है, नेशनल सिक्योरिटी है, वो हार्म हो रही है। तो भाई इनके ऊपर आप कोई भी ऑक्यूपेशन कर रहे हो, लेकिन आपने क्या कर दिया? स्मगलिंग करना शुरू कर दिया। क्या स्मगलिंग कर रहे हो? आपने क्या कर लिया? अंडरवर्ल्ड ज्वाइन कर लिया। क्या कर सकते हो भाई? हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था कुछ भी कर लो। No, हम sir. तो अब स्मगलिंग कर रहे हैं, हम तो किसी की सुपारी लेके मर्डर करने का काम कर रहे हैं। ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये पावर आपको मिली तो हुई है, लेकिन ये 100% नहीं है, ये सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शंस जो कि लॉ के द्वारा आपके ऊपर गवर्नमेंट ने लगा रखी हैं, लेकिन आपकी जो ये पावर है, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लॉ के द्वारा लगाई जा सकती है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल ऑर्डर पास करके रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन एक रीजनेबल होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस क्या होना चाहिए? जो कि ऑब्जेक्ट बता रखा है आर्टिकल 19 में, उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बेफालतू में रिस्ट्रिक्शन लगा के आपकी पावर को वो कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें इस तरह से हो सकती है। ठीक है, समझ आ गई? तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। अभी के लिए इसमें इतना ही है। वी विल फिनिश दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिनिश करके और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? Yes, sir. Yes, चलो, sir. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए इसमें इतना ही है। कल मिलेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। Okay, sir. कल मिलते हैं। ठीक है, चलो।